तो बजट की सिंपल डेफिनेशन तो ये है। पहला जो टॉपिक है इसमें बजटिंग में वो है पर्पस ऑफ बजट। अ बजट इज़ अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ अ पीरियड टू विच इट रिलेट्स। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि एक तो न्यूमेरिकल फिगर भी क्वांटिटी है और एक नंबर ऑफ यूनिट्स की क्वांटिटी, ये दोनों चीज़ें हम बजट में मेंशन करते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और ये फ्यूचर का होता है हमेशा। बजट, हमें ये बात पता है कि बजट हमेशा फ्यूचर के बारे में बनाया जाता है। बजट सेट्स आउट द कॉस्ट एंड रेवेन्यू दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड और अर्नड इन फ्यूचर पीरियड्स। जैसे सादा सा बजट किया है कि आप अपने आने वाले साल में आपको कितनी इनकम होगी और आने वाले साल में आपके कितने एक्सपेंसेस होंगे, ये आप इसका एक एस्टिमेट बनाते हैं और फिर उसका एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये बजट कहलाता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर बजट फॉर द बिजनेस एज अ होल। द फॉलोइंग बजट्स में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड। एक वो कहता है कि आम तौर पे तो बजट बनता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हैं, तो वो अपने हर डिपार्टमेंट का बजट अलग अलग बनाती है। डिपार्टमेंट का मतलब क्या है कि आपका एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट ए बनाता है, वो एक डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्ट बी बनाता है। जैसे होंडा का एक डिपार्टमेंट है जो होंडा सिविक बनाता है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो होंडा अकॉर्ड बनाता है, एक डिपार्टमेंट ऐसा है जो होंडा की कोई और गाड़ी बनाएगा। तो ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे बैंक में क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट अलग होता है, कैश डिपार्टमेंट अलग होता है, ये सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो अगर आप हर डिपार्टमेंट का बजट अलग अलग बनाएंगे तो इसको डिपार्टमेंटल बजट कहते हैं। फिर इसी तरह एक फंक्शनल बजट होता है। फंक्शन और डिपार्टमेंट, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं। जैसे होंडा अकॉर्ड है, ये एक डिपार्टमेंट है, इसमें सेल्स का भी फंक्शन होगा, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन होगा, इसमें परचेजेस का फंक्शन होगा, एक्सपेंसेस का फंक्शन होगा, फाइनेंस का फंक्शन होगा, ये सारे हैं इसमें। तो फंक्शनल बजट ये होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट के सारे फंक्शन का भी अलग अलग बजट बनाएं, तो ये फंक्शनल बजट कहलाता है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। कि जब आप बजटेड वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर उसकी एक बजटेड इनकम स्टेटमेंट भी बना लेते हैं और बजटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ताकि आपको आने वाले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट पता लग जाए कि कितना होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बजट होता है कैश बजट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप अपने बिज़नेस का कैश मैनेज ना कर सके तो बिज़नेस फेल ही होगा। बिज़नेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कैश मैनेजमेंट। अगर आपके बिज़नेस का कैश फ्लो आउट हो जाए और आप अपना बिज़नेस का कैश मेंटेन ना कर सके तो बिज़नेस डेफिनेटली फेल होगा। इसलिए कैश बजट बनाना बहुत ज़रूरी है और कैश बजट बाकी सारे बजट से सेपरेट बनता है। कितना हमें आने वाले वक्त में कैश रिसीव होगा, कितना हमने कैश पे करना है, एंड पे हमारे पास कैश का पॉजिटिव बैलेंस बचा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो फिर हम कहाँ से लोन लें ताकि हमारे कैश की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो ये कैश का बजट बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने सैलरी देनी है लोगों को तो आपको कैश चाहिए। अगर आप लोगों को सैलरी नहीं देंगे टाइम पे, आपकी लेबर स्ट्राइक पे चली जाएगी, आपका सारा काम रुक जाएगा, बिज़नेस आपका रुक जाएगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगी, आपकी सेल्स भी नहीं होगी, तो बिज़नेस कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए कैश बजट बहुत ज़रूरी है। इसी तरह कैश चाहिए आपको सप्लायर की पेमेंट्स करने के लिए। सप्लायर की पेमेंट्स आप टाइम पे नहीं करेंगे, सप्लायर आपको मटेरियल नहीं देगा, आपकी प्रोडक्शन फिर रुक जाएगी। इसी तरह कैश बजट चाहिए आपको बैंक का इंटरेस्ट अगर आपने पे करना है उसके लिए। कैश बजट चाहिए आपको अपने बाकी एक्सपेंडिचर पे करने के लिए, फैक्ट्री का रेंट है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो वो हर सूरत में आपने कैश बजट प्रिपेयर करना है। पर्पज़ क्या है बजट का? एक तो फ्यूचर की प्लानिंग है। आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमने आने वाले वक्त में इतनी सेल्स अचीव करनी है और हमने अपने एक्सपेंडिचर को इस लेवल पे रखना है। ये प्लानिंग फॉर द फ्यूचर है। फिर एक है कंट्रोलिंग कॉस्ट। अगर आपके सामने एक टारगेट होता है ना कॉस्ट का, मसलन आप कहते हैं कि ठीक है हमने जो है ना एडवर्टाइजमेंट पे 50 लाख से ज़्यादा नहीं लगाने पैसे पूरे साल में,
अब पहले 6 महीने गुजरे तो आपने देखा कि आपके 6 महीनों में कम से कम 30 लाख रुपए लग चुके हैं। वैसे अगर 50 लाख को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 6 महीनों में आपके 25 लाख लगने चाहिए थे। अब जब आपके 30 लाख लग गए तो अब आप कंट्रोल करेंगे आने वाले 6 महीनों में आपकी जो बाकी के एक्सपेंडिचर हैं वो 20 लाख से ज़्यादा ना हो, ताकि आपका जो 50 लाख का एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंडिचर का बजट था वो पूरा हो जाए। थोड़ा बहुत तो इसमें फ़र्क आएगा ही, लेकिन मेजर फ़र्क नहीं आना चाहिए। फिर कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होगा कि जब आपने सेल्स का बजट बनाया हुआ है कि आपने 5,000 चीज़ें सेल करनी है इस महीने में, तो 5,000 चीज़ें अगर प्रोड्यूस होंगी नहीं तो आप बेचेंगे कैसे? तो जब सेल्स डिपार्टमेंट को अपने बजट का पता होगा कि मैंने इस महीने 5,000 चीज़ें बेचनी हैं, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और उनको बताएगा कि हमें 5,000 चीज़ें बना के देनी है आपने। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस बजट की बेस पे मटेरियल वाले डिपार्टमेंट से बात करेगा कि आपने हमें 5,000 चीज़ों का मटेरियल ख़रीद के देना है। इसी तरह वो लेबर डिपार्टमेंट से बात करेगा कि आपने हमें इतनी लेबर, HR डिपार्टमेंट से कि आपने हमें इतनी लेबर प्रोवाइड करनी है। ये सारे डिपार्टमेंट चले जाएंगे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कि हमें ये 5,000 चीज़ें एक महीने में बना के सेल करने के लिए इतना पैसा चाहिए। तो बजट जब सामने होता है तो डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ जब कोऑर्डिनेट करते हैं, एक बंदा फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास पैसे मांगने जा रहा है तो फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस डायरेक्टर उससे एविडेंस मांगेगा कि आपको पैसे क्यों चाहिए, तो वो बजट उसके सामने रख देगा कि भाई हमने इतनी चीज़ें बना के देनी है कस्टमर को, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह कम्युनिकेशन भी है। बजट जब बना लिया जाता है ना, तो हर डिपार्टमेंट का बजट अगर अलग अलग बनाया है तो हर डिपार्टमेंट के मैनेजर को उसका बजट कम्युनिकेट किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि आने वाले साल का आपका ये टारगेट है। ये कम्युनिकेशन कहलाती है। फिर बजट मोटिवेट करता है। जब आपके सामने एक टारगेट होता है ना कि आपने ये टारगेट अचीव करना है और इस टारगेट को अचीव करने के बाद आपको इतना कमीशन मिलेगा, आपकी प्रमोशन होगी और इस तरह के और बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, तो आप उससे मोटिवेट होंगे, बोनस मिलेंगे और आप कोशिश करेंगे कि मैं अपना टारगेट अचीव करूं। तो बजट मोटिवेशन का बहुत बड़ा सोर्स है। फिर एवेलुएशन है। वेरिएंस एनालिसिस का चैप्टर आगे हम पढ़ेंगे। एवेलुएशन का मतलब है कि क्या आप अपना टारगेट पूरा कर सके, आपने जो बजट सेट किया था क्या आप उस बजट को पूरा कर सके हैं। ये जो एवेलुएशन होती है ना, इसमें वेरिएंस आता है कि अगर आप टारगेट कॉस्ट से ज़्यादा लगा दी तो एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा, बजटेड कॉस्ट से कम कॉस्ट लगाई तो फेवरेबल है। इसी तरह सेल्स बजट से ज़्यादा कर दी तो फेवरेबल हो गया, बजट से कम हुई तो एडवर्स हो गया। और लास्ट जो इसका वो है यूज़, वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये भी आपने MA2 में पढ़ा हुआ है अगर आपको याद हो। ऑथराइजेशन का मतलब ये होता है कि सादी सी मिसाल अगर आप लें तो अगर आपने 5,000 का कोई एक्सपेंस किया और आप अकाउंटेंट के पास चले गए और उसको बोला कि ये मैंने 5,000 स्पेंड किए हैं कंपनी के लिए, तो ये पैसे आप मुझे दे दें, तो हो सकता है कि उसके पास अथॉरिटी हो, वो आपसे एक वाउचर फिल करवाए और काउंटर से, कैश काउंटर से आपको 5,000 रुपये निकाल के दे दे। लेकिन अगर आपने 5,000 से बड़ी अमाउंट स्पेंड की हुई है तो वो अकाउंटेंट आपको कह सकता है कि इतनी बड़ी अमाउंट मैं नहीं दे सकता, आप पहले जाएं ये फॉर्म फिल करके फाइनेंस मैनेजर से साइन करवा के ले आएँ, फिर मैं आपको पैसे दे दूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो अकाउंटेंट है वो 5,000 तक के एक्सपेंस को विदाउट एनी अप्रूवल पे करने का ऑथराइज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा का ऑथराइज़ नहीं है। जैसे अगर आपने कंपनी के लिए कोई बड़ी मशीन ख़रीदनी है तो वो मशीन का पहले बजट बनाया जाएगा, फिर उसको अप्रूव करवाया जाएगा। ऑथराइज्ड पर्सन यानी कोई फाइनेंस डायरेक्टर वगैरह उस मशीन को अप्रूव करेगा क्योंकि उस पर लाखों रुपए लगने हैं, और फिर वो मशीन ख़रीदी जाएगी। ऐसा ही नहीं कि आप उठे और जाके मशीन ले आए कि हमें तो चाहिए थी। ऐसा नहीं होता। तो बजट जो है ना, असल में ये ओवरऑल प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग क्या होती है ये उसने नीचे डायग्राम में बताया कि सबसे पहले आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन सेट करते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में अचीव क्या करना चाहते हैं। जब मिशन सेट कर लिया तो फिर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स,
कि इस साल हमने अपने मिशन को पूरा करने के लिए पहला जो कदम उठाना है इस साल वो क्या होगा। यानी ये जो मिशन तक जाने के लिए छोटे छोटे आपके कदम होते हैं ना, उठाते जाते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स कहलाते हैं। उसके बाद आपने ये काम आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है कि हमारा लॉन्ग टर्म मिशन ये है कि हमने इस मार्केट को कैप्चर करना है इस तरीके से कि 60% सेल हमारी हो, बाकी जो कंपेटिटर हैं उनकी 40% हो। तो ये आपका मिशन है। इस मिशन को कैसे अचीव करना है कि पहले साल कितनी सेल होगी, दूसरे साल कितनी होगी, तीसरे साल कितनी होगी, 10 साल में जाके आप मिशन अचीव कर लेंगे। तो इस मिशन तक पहुंचने के लिए आपका तरीका वारदात क्या होगा, काम करने का तरीकाकार क्या होगा, इसको कहते हैं सर्च फॉर अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। मतलब मैं सेल कैसे करूँगा, मैंने एक प्रोडक्ट सेल करनी है, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स हैं। मैं उसके ऊपर प्रमोशन चला दूँ, बाय वन गेट वन फ्री, मैं उसका ऐड टीवी में चला दूँ, अखबार में दे दूँ, फेसबुक पे ऐड चला दूँ या इंस्टाग्राम पे ऐड चला दूँ। तो ये डिफरेंट कोर्सेज ऑफ एक्शन है। फिर गैदर डाटा अबाउट अल्टरनेटिव, इनमें फिर कौन सा बेस्ट है, डाटा कलेक्ट करें, उनमें से बेस्ट वे है काम करने का, उसको आप चूज़ कर लेंगे। और इम्प्लीमेंट शॉर्ट टर्म प्लान इन द फॉर्म ऑफ एनुअल बजट, सालाना बजट बनाया, वो शॉर्ट टर्म प्लान है। फिर उसको मॉनिटर करें कि क्या आप बजट के बनाए हुए रिज़ल्ट अचीव कर सकते नहीं कर सकते। फिर उसको रिस्पॉन्स टू डाइवर्जेंस फॉर प्लान। अब कहते हैं कि ठीक हमने इस साल बजट बनाया था, जो वो बजट अचीव नहीं हुआ, तो दो वजह हो सकती हैं कि बजट अचीव नहीं हुआ कि या तो आपका बजट गलत है या आपके प्रोसेसेस गलत हैं, आपने काम नहीं सही किया। यानी बजट ठीक था, आपने काम सही नहीं किया। तो अगर तो बजट गलत है, एवेलुएट करेंगे, आपको पता लग जाएगा। अगर तो बजट गलत है तो फिर आप बजट को रिवाइज़ करेंगे, अगले साल का बजट जो होगा वो रिवाइज बजट बनाएंगे। और अगर आपका बजट ठीक था तो फिर आपने देखना है कि प्रोसेस में कहाँ गलती थी, फिर प्रोसेस को करेक्ट करेंगे, उसको कंट्रोल कहते हैं। तो ये सारा आपका प्लानिंग का वे है, प्लानिंग का एक चार्ट है। तो बजट इसका पार्ट है। अब उसको सारा एक एक स्टेप करके उसने वो कहता है कि डिफ़ाइन कर दिया है कि मिशन का मतलब क्या है कि दिस इन्वॉल्व एस्टेब्लिशिंग द ब्रॉड ओवरऑल एम ऑफ एंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दिस में भी बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल। कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी होंगी जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, वो वेलफेयर का काम कर रही हैं। तो दोनों का अपना अपना मिशन है। अब ये जितनी भी डेफिनेशन उसने लिखी है मैंने जनरल वर्डिंग में आपको समझा दी हैं, इसको आप रीड कर लेंगे, और इसमें अगर कोई बात समझ नहीं आती तो वो मुझे बताएंगे तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। आगे है स्टेजेस इन बजट प्रिपरेशन। बजट कैसे बनाया जाता है। बजट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर ना हो। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा तो बजट आपका बनेगा, अदरवाइज़ आपका बजट नहीं बनेगा। आप करना क्या चाहते हैं, आपने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई क्यों है, ये आपने कंपनी एस्टेब्लिश क्यों की है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बजट नहीं बना सकते। जब आपने अपना प्लान डिसाइड कर लिया, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, तो अब आप सेकंड स्टेप पे एक बजट कमेटी बनाएंगे, और बजट कमेटी को एक बजट मैनुअल भी बना के देंगे कि बजट किस तरीके से बनाना है। और एक उसने पॉइंट लिखा है आखिरी लाइन में इसकी पेज की कि द लिमिटिंग फैक्टर कैन बी आइडेंटिफाइड। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं है याद तो ये समझ लें कि लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप चाहते तो ये हैं कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करें, लेकिन उस अनलिमिटेड या मैक्सिमम तक जाने के लिए ना बहुत सी रुकावटें हैं। मसलन आप चाहते हैं कि आप एक महीने में 10,000 चीज़ें प्रोड्यूस करें, लेकिन जो चीज़ें आपने प्रोड्यूस करने हैं उस चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी मशीनरी चाहिए वो मशीनरी आपके पास नहीं है। आप 6,000 7,000 यूनिट बना सकते हैं लेकिन 10,000 नहीं बना सकते, क्योंकि आपके पास मशीन्स अवेलेबल नहीं हैं, मशीन आवर्स अवेलेबल नहीं है। तो मशीन आवर आपका लिमिटिंग फैक्टर हुआ। अगर आप कहते हैं कि लेबर अवेलेबल नहीं है तो लेबर लिमिटिंग फैक्टर है। अगर आप कहते हैं कि मार्केट में इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है। इसलिए बजट बनाने के प्रोसेस के दौरान आपको लिमिटिंग फैक्टर का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है।
बजट कमेटी बना देंगे आप, बजट मैनुअल प्रोड्यूस कर देंगे, और लिमिटिंग फैक्टर ये तीनों को अलग अलग उसने डिफ़ाइन भी कर दिया है, और मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। इसको भी आप रीड कर लेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं डिटेल में। अब आम तौर पे जब हम बजट बनाते हैं ना, तो बजट में सबसे पहले बनता है सेल्स का बजट, कि हमारी बजटेड या टारगेटेड सेल्स कितनी है। जिस चीज़ का भी बजट सबसे पहले बनाया जाता है ना, उसको हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर कहते हैं, और अमूमन सेल्स ही प्रिंसिपल बजट फैक्टर होता है। कि जो भी प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मकसद प्रॉफिट अर्निंग है, उसका सबसे पहली चीज़ है सेल्स, सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब सेल्स का बजट जब आप बना लेंगे, बाकी सारे बजट इस सेल के बजट की बेस पे बनेंगे। मसलन आपने सेल का बजट बनाया कि हमने इस साल 1,00,000 यूनिट सेल करनी है, ये आपको टारगेट मिल गया। 1,00,000 यूनिट अगर आपने सेल करनी है तो कम से कम 1,00,000 बनानी भी पड़ेगी। तो सेल बजट की बेस पे आपका बनेगा प्रोडक्शन बजट। लेकिन होता ये है कि आपने अगर 1,00,000 चीज़ें सेल करनी है ना, तो 1,00,000 से ज़्यादा बनाएंगे ताकि कुछ चीज़ें क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी पड़ी रहें। यानी आप ये चाहते हैं कि 1,00,000 चीज़ें मेरी बिक जाएं और 10,000 चीज़ें मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री में भी पड़ी हों, तो आपका जो प्रोडक्शन बजट बनेगा ना, वो 1,10,000 यूनिट्स का बनेगा। आप 1,10,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, उसमें से सेल का बजट 1,00,000 का पूरा हो जाएगा और 10,000 आपकी चीज़ें इन्वेंट्री में बच जाएंगी। लेकिन अगर आप पिछले सालों से चलते आ रहे हैं और आपकी कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री भी पड़ी हुई है, तो आपने बनानी तो 1,10,000 ही है, कि लाख यूनिट्स आपने बेचनी है, 10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, आपको चाहिए 1,10,000। अब आपने देखा कि ओपनिंग इन्वेंट्री में आपके पास 3,000 यूनिट्स पड़े हुए, इसका मतलब है 1,07,000 और बनाएंगे, तो बजट का प्रोडक्शन बजट का फॉर्मूला बन जाएगा सेल्स बजट प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। सारे बजट्स का यही फार्मूला होता है, चाहे वो मटेरियल बजट हो या मतलब 2 बजट्स कम से कम ऐसे हैं जिनका फार्मूला यही यूज़ होता है। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि अब आपने 1,07,000 यूनिट्स बनानी है। पहला बजट था आपका सेल्स का बजट, वो आपने 1,00,000 सेल करनी थी। 1,00,000 सेल करके आपने 10,000 यूनिट क्लोजिंग इन्वेंट्री भी रखनी थी, तो 1,10,000 यूनिट आपको चाहिए थे। आपने देखा कि 3,000 पड़े हुए हैं, 1,07,000 और बना लेते हैं, तो आपका प्रोडक्शन बजट बन गया 1,07,000 यूनिट का। प्रोडक्शन बजट के बाद अगली चीज़ है कि प्रोडक्शन के लिए मटेरियल ख़रीदना है। अब मटेरियल परचेज़ बजट होगा। मटेरियल परचेज़ बजट वो अब आगे आप देखो कि पहला बजट जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर था, तो ये जो आगे फिर बजट्स आपके इस तरह चलते जाएंगे। यहाँ पे उसने इतनी तफसील से नहीं बताया अभी, तो वो आगे शायद दूसरे चैप्टर में एक्सप्लेन करेगा। फिर इसमें फाइनल स्टेप इन बजटिंग जो है ना, वो कहता है वंस द बजट रिलेटेड to the limiting factor has been produced, then the manager responsible for the other budget can produce them। सारे इनिशियल बजट्स बना लिए जाते हैं। इनिशियल बजट के बनाने के बाद उनको रिव्यू किया जाता है, और अगर किसी तरह की कोई उनमें डिस्क्रिपेंसी हो, कोई फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको रेक्टिफाई करके रिव्यू करने के बाद उसको कंप्लीट किया जाता है। आफ्टर एनी नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड टू इनिशियल बजट, दे आर एक्सेप्टेड एंड मास्टर बजट इज प्रिपेयर्ड। मास्टर बजट का मतलब ये होता है कि सारे डिपार्टमेंट ने अपना अपना बजट बनाया और उनको रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद फाइनलाइज़ किया कि हमारे डिपार्टमेंट का बजट ये है। सारे डिपार्टमेंट का वो बजट चला जाएगा हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस उन सब को जमा करके कलेक्टिव बजट बना लेगा। वो जो कलेक्टिव बजट बनाएगा ना, इसको कहते हैं मास्टर बजट। और बजट्स आर रिव्यूड रेगुलरली। फिर पूरे साल के दौरान बजट को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहते हैं, और अगर उनमें किसी तरह को डिफरेंसेस आएँ, उनको वेरिएंस कैलकुलेशन, वो अगला हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वेरिएंस का, वो वेरिएंस कैलकुलेशन करते रहते हैं। फिर बजट से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बजटिंग है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बजट सक्सेसफुल रहे, इफ़ेक्टिव रहे,
तो आपको बिहेवियरल एस्पेक्ट का मतलब ये होगा कि अगर आप बजट बना के टारगेट सेट करके टारगेट लेबर को बताएंगे, मैनेजमेंट को बताएंगे, तो मैनेजमेंट और लेबर का जो बिहेवियर होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपने एक बजट बना दिया जो कि प्रैक्टिकली अचीवेबल ही नहीं है, तो अब लेबर डीमोटिवेट हो जाएगी। डीमोटिवेशन जो है ये नेगेटिव एस्पेक्ट है बिहेवियर का। इसलिए वो कहता है कि अगर आप बजट को अफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो पॉजिटिव बिहेवियर आपने जनरेट करना है। पुअर मैनेजरियल परफॉर्मेंस एंड पुअर फाइनेंशियल रिजल्ट आर ऑफन ड्यू टू द मेथड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम रादर देन टू द सिस्टम इटसेल्फ। अच्छा, इसमें दूसरे पैराग्राफ में लिखता है कि सीनियर मैनेजमेंट नीड टू बी फुली कमिटेड टू द बजटिंग सिस्टम and it is equally important that lower level of management and operational staff in the organization should be similarly committed and motivated। टॉप मैनेजमेंट ने गोल सेट कर दिया कि हमने ये गोल अचीव करना है। जब काम करने वाले बंदे जो हैं लेबर लो लेवल वो काम ही नहीं करेंगे तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट के गोल सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए बजट से सारे लोग कमिटेड होंगे तो बजट का रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। अगले पैराग्राफ में उसने यही लिखा है कि बजट जो है वो ना लोगों का बिहेवियर बनाता है, लेबर का भी और मैनेजमेंट का भी। वो बिहेवियर क्या होता है? मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन पॉजिटिव है। मोटिवेशन कब मिलेगी? तब मिलेगी जब बजट, पहली बात है कि बजट टारगेट अचीवेबल हो। आपको ये कह दिया जाए कि आपने ये पूरा घर एक हफ्ते के अंदर कंस्ट्रक्ट करना है, ये आपका टारगेट है। आपको पहले से पता है कि ये घर एक हफ्ते में बन ही नहीं सकता, एक महीने में भी नहीं बन सकता, तो आप पहले ही डीमोटिवेट हो जाओगे कि ये काम नहीं हो सकता, लिहाजा आप काम करोगे ही नहीं। तो ये नेगेटिव बिहेवियर है। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि अगर आप एक हफ्ते के दौरान ये कमरा पूरा कर लेंगे और इसके ऊपर लेंटर भी डल जाएगा तो फिर हम आपको आपकी नॉर्मल पे से 50% एक्स्ट्रा पे करेंगे। अब आपको पता है कि हाँ ये अचीवेबल है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन ये काम किया जा सकता, तो अब आप काम करेंगे वो 50% एक्स्ट्रा पे लेने के लिए। तो ये मोटिवेशन तब मिलती है जब टारगेट अचीवेबल हो। टारगेट अनरियलिस्टिक होगा या अनअचीवेबल होगा तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलती। मोटिवेशन है क्या? इज़ द ड्राइव और अर्ज टू अचीव एन एंड रिजल्ट। आप जब कोशिश करते हैं और आपके अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है कि मैंने ये गोल अचीव करना है, तो इस ख्वाहिश को ही मोटिवेशन कहते हैं। और कोई भी बंदा मोटिवेटेड कंसिडर होगा कि अगर वो अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है आगे। जैसे उसने बताया कि आप ACCA कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप ACCA फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर सकते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपके सारे दोस्त ही नेगेटिव माइंड वाले हों और वो कहें नहीं भाई ACCA तो फेल ही बड़ा होता है और इसमें फेलियर रेट ज़्यादा है और ये तो पेपर पास ही नहीं होते हैं, तो अब आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, आपको लगेगा ये तो होता ही नहीं। तो मोटिवेशन जो है ना वो पॉजिटिव वे में लोगों को मूव करती है। मोटिवेशन एंड बजटिंग, देयर इज़ एविडेंस which suggests that management accounting planning and control system can have a significant effect on manager and employee motivation कि the level at which budget and performance target are set, manager and employee reward system। मसलन आप बजट बनाना चाहते हैं, टॉप लेवल की मैनेजमेंट बजट बनाए और लोअर लेवल की मैनेजमेंट पे इम्पोज कर दे भाई ये काम करना ही करना है आपने, तो लो लेवल की मैनेजमेंट का जो मोटिवेशन लेवल होगा वो कम होगा। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट लो लेवल मैनेजमेंट से कहती है कि आप अपना बजट खुद बना के हमें दें, क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले साल में आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो अगर अपना बजट खुद बना के देगा, टारगेट खुद बना के देगा, तो अब अपने हाथों से बनाया हुआ, अपने मुंह से बोला हुआ टारगेट तो बहरहाल लाजमी अचीव करना पड़ेगा। अगर वो फिर भी एक बंदा कहता है कि मैं इस महीने 2000 चीज़ें सेल कर लूँगा और उसने खुद बोला है, अब अगर वो 2000 चीज़ें अचीव सेल नहीं कर सकेगा तो उसकी बेइज्जती है। तो अब वो मोटिवेट होगा कि मैंने खुद बोला हुआ 2000 चीज़ें बेचने का तो मैंने बेचनी है। दूसरी जो इसमें चीज़ है वो है मैनेजर एंड एम्प्लॉय रिवॉर्ड सिस्टम। अगर बजट टारगेट अचीव करने के बाद आपको किसी तरह का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता फिर भी मोटिवेट नहीं होता बंदा। मतलब बंदा कहता है मैं एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों करूँ
जब मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट ही नहीं मिलनी सैलरी ही है बजट के लिए, फिर मैं क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट करूं या टारगेट अचीव करने के लिए। तो टारगेट अचीव करने में मोटिवेशन तभी मिलेगी जब एम्प्लॉय को रिवॉर्ड भी मिलेगा। और द एक्सटेंट टू विच एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन द बजट सेटिंग प्रोसेस, ये वही बात है जो भी मैंने एक्सप्लेन की कि अगर एम्प्लॉय अपने बजट को खुद सेट करेगा तो उसको मोटिवेशन भी मिलेगी कि मैंने अपना बजट खुद सेट किया है तो मैंने इसको हर सूरत में अचीव करना है। द सेटिंग ऑफ बजट्स एंड टारगेट, द एम ऑफ सेटिंग बजट इज़ टू provide a challenge for employees and managers that is achievable with an appropriate level of effort. If budget target is set that is too easy, जैसे आपको कोई बंदा कहे कि यार ये जितना पैराग्राफ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपका होमवर्क ये है कि आपने ये पैराग्राफ याद करके आना है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप कहोगे कि कल क्लास में जाके 2 मिनट में याद कर लूँगा, मुझे भी घर पे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत ज़्यादा इजी बजट भी हो जाए ना तो अच्छी वो मोटिवेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जाए कि ये 4 चैप्टर आपने कल पढ़ के आना है, ये बहुत हार्ड है, 4 चैप्टर तो नहीं पढ़े जाते एक दिन में, तब भी आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। यानी बहुत इजी हो या बहुत डिफ़िकल्टीस लेवल का हो जाए कि जो अचीवेबल ना हो, दोनों चीज़ें जो है ना वो मोटिवेशन को ख़त्म कर देती। पहले उसमें इसलिए मोटिवेशन नहीं मिलती कि आपको पता होता है कि इसमें एफर्ट है ही कोई नहीं, आराम से कर लूँगा। और दूसरे पार्ट में मोटिवेशन इसलिए नहीं मिलती कि आपको पता है कि ये अचीवेबल नहीं होता, मैं भाग दौड़ भी लूँ तो मैं अचीव नहीं कर सकता। तो दोनों तरह से मोटिवेशन नहीं मिलेगी। इसलिए बजट शुड देयरफॉर फॉल बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स एंड इनकॉर्पोरेट जस्ट द राइट डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी विच विल लीड टू ऑप्टिमल लेवल। मतलब आसान ना हो, मुश्किल हो। मतलब आपको ये कह दिया जाए कि ये 10 पेजेस आपने याद करके, आप कहते हैं कि है थोड़ा मुश्किल लेकिन मैं अगर थोड़ी सी एफर्ट करूं तो अचीव कर लूँगा, तो फिर आप मोटिवेट भी होंगे और आप उसके लिए मेहनत भी करेंगे। द राइट लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इज़ दैट विच इज़ एक्सेप्टेबल टू दैट इंडिविजुअल मैनेजर। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी विल डिफ़र फ्रॉम मैनेजर टू मैनेजर। तो ये अलग अलग बात होती है कि एक बंदा ज़्यादा एक्सपर्ट है उसके लिए डिफ़िकल्टी लेवल और होगा, जो लेस एक्सपर्ट है उसके लिए और होगा। फिर इसमें जो ये अगला इंसेंटिव स्कीम और पार्टिसिपेटिव बजट और इसका अगला वाला जो सेक्शन है ना, ये इतना मुश्किल नहीं है, इसको भी देख लेते हैं। कि इंसेंटिव स्कीम का मतलब ये होता है कि आपने बजट का रिज़ल्ट अचीव करने पे अपनी लेबर को पे क्या करना है, ये होती है इंसेंटिव स्कीम, रिवॉर्ड जिसको कहते हैं। असल में जो मोटिवेट करती है ना चीज़, वो रिवॉर्ड ही मोटिवेट करता है, टारगेट्स मोटिवेट नहीं करते। टारगेट अचीव करने पे आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, ये चीज़ मोटिवेट करती है। इसलिए रिवॉर्ड सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई फ़ायदा भी नज़र आए। जैसे एक बंदे की महीने की ₹1,00,000 तनख्वाह है, तो उसको अगर आप एक टारगेट दे देते हैं और उसे कहते हैं कि अगर आप ये टारगेट अचीव कर लें तो हम आपको 3 महीने का जो इंसेंटिव होगा वो ₹10,000 और भी देंगे। तो बंदा कहेगा मेरे 3 महीने में 10,000 मिलेगा तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, तो उसको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर एक 30,000 तनख्वाह वाले बंदे को आप 3 महीने का 10,000 रिवॉर्ड बताएंगे तो वो मोटिवेट होगा। तो रिवॉर्ड हर बंदे का डिफरेंट है। एक बंदा जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहा है उसको छोटे मोटे रिवॉर्ड से कोई मोटिवेशन नहीं मिलती, उसका रिवॉर्ड भी बड़ा ही होना चाहिए। और जो कम सैलरी ले रहे हो उसको छोटे रिवॉर्ड से भी मोटिवेशन मिल जाएगी। ये सारी बातें आगे उसने वही लिखी है। इसलिए वो कहता है कि ये जो रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए ना, ये फेयर होना चाहिए कि जो ज़्यादा एफर्ट करे उसको ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, जिसकी एफर्ट कम हो उसको कम रिवॉर्ड मिले। एक सेल्स डिपार्टमेंट है, उसमें एक सेल्स पर्सन है, एक उसका कोऑर्डिनेटर है। सेल्स पर्सन की ही सारी एफर्ट होती है सेल्स करने में, तो सेल्स पर्सन को इंसेंटिव ज़्यादा मिलना चाहिए। चलो जो उसका कोऑर्डिनेटर है, जो उसको इन्वॉइसेस बना के दे रहा है या कोटेशन बना के दे रहा है, वो भी उसका साथ दे रहा है लेकिन उसकी डायरेक्ट कोई एफर्ट नहीं है, तो उसका रिवॉर्ड कम भी होगा तो भी ठीक है। तो ये फेयर होना चाहिए। फिर मोटिवेशनल, जैसे मैंने अभी बात की कि 1,00,000 बंदे के लिए 10,000 का जो रिवॉर्ड है वो मोटिवेट नहीं करता उसको, लेकिन 30,000 वाली जिसकी तनख्वाह है उसको ये 10,000 का जो इंसेंटिव होगा वो मोटिवेट करेगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो टारगेट होना चाहिए
जो रिवॉर्ड उसके बदले में मिलना चाहिए आपको वो अंडरस्टैंडेबल भी हो। मतलब जो भी एम्प्लॉई होता है ना, जब आप उसको बताते हैं ना कि अगर आपने इतना टारगेट अचीव कर लिया तो आपको इतने परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, तो वो सबसे पहले काम क्या करता है, कैलकुलेटर लेके बैठ जाता है और ये कैलकुलेट करता है कि इंसेंटिव कितना बनेगा। अगर मैं 1,00,000 की सेल करूँ तो कितना होगा, 2,00,000 की सेल करूँ तो कितना होगा। तो ये जो फॉर्मूला इंसेंटिव कैलकुलेट करने का है ना, ये इजी होना चाहिए ताकि हर बंदा ना अपना एक एस्टिमेटेड इंसेंटिव कैलकुलेट कर ले और उसके मुताबिक फिर मोटिवेट हो जाए। फिर कहता है ये रिवॉर्ड ये नहीं होगा कि इन 3 महीनों में रिवॉर्ड दिया, अगले 3 महीनों में नहीं दिया, फिर अगले 3 महीनों में दिया, फिर 2 महीने 6 महीने नहीं दिया, फिर 1 साल रिवॉर्ड दिया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड कंसिस्टेंटली आप देंगे, एक कंसिस्टेंट स्कीम होगी रिवॉर्ड की, उसके मुताबिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फिर है ऑब्जेक्टिव। द सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन मेजरेबल क्राइटेरिया विद अ मिनिमम ऑफ सब्जेक्टिविटी. इट शुड ऑल्सो बी सच दैट इट इज़ नॉट ओपन टू मैनिपुलेशन बाय मैनेजर. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव आपने ऑर्गेनाइजेशन का सेट किया ना कि आपकी प्रॉफिट बिल, आपकी सेल बढ़नी चाहिए, तो रिवॉर्ड और टारगेट ऐसा होना चाहिए जो असल में आपके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, यानी आपकी सेल्स बढ़े। और आखिर में वो कहता है यूनिवर्सल होना चाहिए कि इंसेंटिव सारे एम्प्लॉयज़ को मिलना चाहिए। ये अलग बात है कि किसी का थोड़ा होगा, किसी का ज़्यादा होगा, लेकिन मिलेगा सबको। ये नहीं है कि आधों को मिल रहा आधों को नहीं मिल रहा। इसमें इंसेंटिव की डिफरेंट टाइप हैं। एक है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में सबसे पहले तो आ जाता है पीस वर्क। क्या आप जब एम्प्लॉयज़ को पे कर रहे हैं तो उनको पे करें पर पीस, जैसे वो आपने पीस रेट पढ़ा हुआ है M2 वगैरह में। तो इस ये जो पीस वर्क सिस्टम होता है ना, ये परफॉर्मेंस रिलेटेड पे में ही आता है, ये चीज़ आपने पढ़ी हुई। दूसरा होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, MBO जिसे कहता है। की रिजल्ट आर आइडेंटिफाई फॉर विच रिवॉर्ड विल बी पेड ऑन टॉप ऑफ सैलरी। वो कहता है कि हर परफॉर्मेंस के ऊपर रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिवॉर्ड उस परफॉर्मेंस पे मिलता है जो ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही हो, यानी कंपनी का जो मेजर ऑब्जेक्टिव है ना, जो उसको अचीव करने में हेल्पफुल होती है ना परफॉर्मेंस, ऐसी परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड दिया जाता है, जिसको कहते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फिर पॉइंट सिस्टम है, ये आमतौर पे अब यूज़ नहीं होता। पॉइंट सिस्टम ये होता है कि हर एम्प्लॉई को उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे पॉइंट्स दिए जाएंगे। वो सारे साल के आखिर में या क्वार्टर के आखिर में उसके सारे पॉइंट इकट्ठे किए जाएंगे। पर पॉइंट एक सर्टन रिवॉर्ड होगा जो उसको दिया जाएगा। और फिर एक होता है कमीशन, जो आमतौर पे सेल्समैन को मिलता है कि अगर आप इतनी सेल करेंगे तो आपका इतना कमीशन, इतनी करेंगे तो इतना कमीशन, ये सेल्समैन को मिल दिया जाता है। दूसरा रिवॉर्ड सिस्टम है बोनस स्कीम, कि आपको एक टारगेट दिया गया, उस टारगेट को आप अगर अचीव करेंगे तो बोनस मिलेगा। ये भी आमतौर पे सेल डिपार्टमेंट को दिया जाता है। और फिर एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग आमतौर पे डायरेक्टर लेवल के जो लोग होते हैं ना, जिनको कंपनी परमानेंट अपने साथ रखना चाहती है, उनके पास कोई ऐसी ख़ास स्किल्स होती हैं, उनको प्रॉफिट में शेयर दिया जाता है कि आप हमारे साथ काम करें, हम आपको सैलरी तो देंगे ही देंगे, इसके अलावा प्रॉफिट का भी 1% 2% शेयर देंगे। और वो शेयर कैसे देंगे कि कंपनी उनको कुछ अपने शेयर्स दे देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उनके शेयर पे उसको भी प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है। फिर दो तरह की इंसेंटिव स्कीम है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म होती है जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। शॉर्ट टर्म होती है कि कोई एक काम है वो आपने जल्दी ख़त्म करवाना है और आप लेबर को कहते हैं कि ये काम अगर 3 दिन में ख़त्म कर दो कि इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दें। ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव स्कीम है। अब बजट की डिफरेंट टाइप्स है। टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है कि जो हेड ऑफिस में बजट बना लिया जाता है विदाउट कंसल्टेशन विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस ऑफ कंपनी। उस बजट को बना के फिर हर डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट कर दिया जाता है कि आपका ये बजट है। इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट बनाती है और नीचे वाले सबको बता देती है कि आपका ये टारगेट है। ये फौजी अप्रोच है कि उनको बस काम बता दिया जाता है कि आपने ये करना है। एडवांटेज इसके ये हैं कि इजीली बन जाता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है टेक्निकली, क्योंकि टॉप लेवल के लोग टेक्निकली कैपेबल हैं तो बजट ज़रा बेहतर सेट करके देंगे। और उन इंफॉर्मेशन ऐसी है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास है ही नहीं इंफॉर्मेशन,
तो वो बजट सेटिंग प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं ले सकते। फिर बॉटम अप अप्रोच होती है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट बजट नहीं बनाती, बल्कि हर डिपार्टमेंट को कहा जाता है कि आप अपना अपना बजट बनाएं, उसको रिव्यू करें, जैसे ऊपर अभी पढ़ा था हमने, और हेड ऑफिस को सबमिट करवा दें। हेड ऑफिस सारे डिपार्टमेंट के बजट को सामने रख के एक मास्टर बजट बना लेता है, इसको बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच जो है ना, ये पार्टिसिपेटिव बजट होता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ और लो लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं ना, वो बजट बनाने में हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। फिर एक टर्म डिफ़ाइन की है उसने, ये बजटरी बायस। बजटरी बायस ये होती है कि अगर आप सेल का बजट सेट करना चाहते हैं ना, तो आप ख़ुद अपना बजट सेट कर रहे हैं, तो आप जानबूझ के सेल का टारगेट थोड़ा रखते हैं जो आसानी से अचीव हो जाए, तो ये बायस्ड है आप, यानी जानिबदार है। आपने जानबूझ के अपना बजट लो रखा ताकि आसानी से अचीव हो जाए, और कल की आपकी ना शाबाशी मिल जाए आपको कि वाह जी आपने तो बजट अचीव कर लिया टारगेट। और एक्सपेंस में आप जानबूझ के एक्सपेंस का बजट हाई रखते हैं ताकि आपके जब एक्सपेंस उस हाई बजट से लो रहेंगे तो परफॉर्मेंस पॉजिटिव शो होगी। इसको बजटरी बायस कहते हैं। जानबूझ के रेवेन्यू का बजट लो रखना और कॉस्ट का टारगेट जो है वो हाई रखना ताकि वो इजीली अचीव किया जा सके और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर दिखाया जा सके। तो ये बजटरी बायस है। और इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है इसका हाफ हो गया। इसके बाद जो ये अलग अलग चीज़ें बताई हैं ना, ये डिटेल्स हैं इसकी। बजट प्रिपरेशन के जो लेवल्स हैं, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, वो अब आगे हम उसको न्यूमेरिकली भी देखेंगे और थ्योरेटिकली भी देखेंगे। ये बड़े मज़े का टॉपिक है इसमें से। तो जहाँ तक अभी हमने पढ़ा पार्टिसिपेटिव बजट तक, वहाँ तक आप इसको देख लो। तो बाकी इसका जो अगला वाला पार्ट है वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे। तो ये एक तरह से एक चैप्टर पूरा हो ही गया। कुछ हमने पिछले चैप्टर का पार्ट किया, कुछ इसका किया, तो अब हमारा ये चैप्टर कल, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बजटिंग वाला, इसमें से क्वेश्चन लाजमी आता है। फिर आगे F5 में भी आपका ये टॉपिक है, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना।